गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अपनी जो क्लास चल रही थी पोएम को लेकर के, अपनी पोएम जो चल रही थी हॉप, और इस कविता में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया था। बस एक लास्ट स्टेंजा इसके अंदर बचा हुआ था। लास्ट 3 लाइन बची हुई थी। हमने ऊपर 4 स्टेंजा की बात कर चुके हैं और वहाँ से क्या क्या प्रश्न बने थे वो सब हमने पढ़ लिया। और आज बात करेंगे हम अगले स्टेंजा की। लास्ट स्टेंजा के अंदर हमने जो बात की थी वो बात किया था कि hope is important for the birds, for the trees and for a bird। नहीं, आशा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विशेषकर हमने बात किया था एक पक्षियों के संदर्भ में, हमारी बात हुई थी वृक्षों के संदर्भ में, और एक बर्ड। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच। एक आशा ही तो होती है जिस उम्मीद के साथ एक बर्ड का मतलब होता है इमैच्योर फ्लावर। एक जो फूल होता है, कली जो होती है वो अपनी डाली से चिपकी हुई होती है। अब इसके बाद में हम अगले स्टेंजा पर बात करते हैं। लास्ट लाइन में दी हुई है लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। डेरिवेटिव कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब निकला हुआ, एक्सट्रैक्ट। यानी हम यूँ कहें लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ उत्पन्न हुआ है, लाइफ जीवन बना है। लाइफ किससे बना है? एक ऐसा कार्य, फंक्शन मीन कार्य, कॉल्ड होप, जिसे हम आशा कहते हैं। यानी जीवन आशा नामक कार्य का व्युत्पन्न है, उससे बना हुआ है, निकला हुआ है। अब सीधी सीधी ये कहें कि जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू द फाइट। सीधा सीधा एक प्रश्न ये पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार जीवन क्या है? तो कवि के अनुसार जीवन क्या होता है? उसने कहा कि डेरिवेटिव है। लाइफ इज ड्राइव्ड फ्रॉम होप। जीवन आशा से निकलता है, आशा से बना हुआ है। देयर इज नो लाइफ विदाउट होप। आशा के बिना कोई जीवन नहीं होता है। तो आशा क्या है? वो लाइफ क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। आशा है, जीवन एक डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? एक कार्य का, जिसे हम उम्मीद कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ डेरिवेटिव जो है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव, यहाँ की जो ये पंक्ति है, यहाँ पर एक टर्म आई है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। ये मेटाफर क्या होता है? इसको आप हिंदी में रूपक कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा। ये रूपक क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। देखो, जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जाती है, जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, वहाँ पर दो टर्म आती हैं। एक जो टर्म होती है जिसका नाम होता है मेटाफर, और एक होता है सिमरी। अब देखो, यहाँ मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सिमरी, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। इसको हिंदी में कहा जाता है उपमा, ठीक है, और इसको कहा जाता है रूपक। यानी दोनों में ही उपमान और उपमेय का भाव होता है, जहां हम तुलना का भाव होता है।
अब इन दोनों के बीच में भेद क्या होता है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने कहा कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन जो है वो एक डेरिवेटिव है, एक व्युत्पन्न है। यानी लाइफ और डेरिवेटिव ये दोनों एक ही वस्तु हैं। तो देखिए, जहां उपमान और उपमेय के बीच अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, जब ये दोनों ही उपमान और उपमेय ये दोनों ही चीजें, इन दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, जब उपमान और उपमेय के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो वहां तो होता है मेटाफर। और यदि उपमान और उपमेय के बीच में भेद कर दिया जाए, अंतर कर दिया जाता है, वहां उपमा होती है, सिमली होती है। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा भगत सिंह, was like a tiger। और दूसरा वाक्य मैंने कहा भगत सिंह was a tiger। अब देखिए, यहां पर कंपैरिजन है, यानी मैंने कंपेयर किया है किसको, भगत सिंह को। मैंने क्या कहा, भगत सिंह लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह है, एक टाइगर की तरह था। भगत सिंह एक टाइगर की तरह था। तो यहां पर देखो, जब हम सिमली की जब बात करते हैं तो लाइक जैसे शब्द आता है, लाइक। अब यहां पर उपमान और उपमेय के बीच में अंतर किया गया है कि टाइगर और भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह की तुलना हुई है टाइगर के साथ में। दोनों समान नहीं है, लेकिन जहां पर उपमान और उपमेय के बीच में कोई भेद ही नहीं कि दोनों को एक ही बता दिया जाता है। अब यहां दूसरे वाक्य में देखिए, भगत सिंह वॉज ए टाइगर, समान नहीं था, वो टाइगर ही था। इसका मतलब यहां पर उपमान और उपमेय के बीच में कोई अंतर नहीं है। जब उपमान और उपमेय के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता है, दोनों को समान बता दिया जाता है, और उसी टर्म का नाम होता है मेटाफर। जहां उपमान और उपमेय के बीच में भेद कर दिया जाता है, अंतर जो हो जाता है, उसे हम सिमली कहते हैं। और सिमली के अंदर एज, लाइक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां एज या लाइक जो आता है वो सिमली को डिनोट करता है, लेकिन मेटाफर जो होगा वहां पर उपमान और उपमेय के बीच में कोई भेद नहीं किया जाएगा। अब मैं कह रहा हूं लाइफ, अब यदि इसी बैग को मैं ऐसे कह सकता था कि लाइफ इज लाइक ए डेरिवेटिव, लाइक जीवन जो है वो एक डेरिवेटिव की तरह है, तो यहां तो ये सिमली का भाव आ गया। लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा, उसने ये कह दिया कि जीवन जो है वो पूरा जीवन ही एक डेरिवेटिव है, जीवन ही डेरिवेटिव है, आशा का डेरिवेटिव है। तो यहाँ इस लाइन में कौन सा, तो यहाँ पर जो टर्म आई है वो टर्म है मेटाफर। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द लाइन which denote, find out the line which denotes metaphor। मेटाफर को डिनोट करने वाली पंक्ति को छांटिए। तो हम बिल्कुल सीधी सी बात है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है जो मेटाफर को डिनोट कर रही है। क्लियर है? तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन एक आशा का, द फंक्शन ऑफ कॉल्ड होप, इसका मतलब हो गया एक ऐसा कार्य जिसे आप उम्मीद कहते हो, आशा कहते हो। तो जीवन जो है आशा का एक डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है। ठीक है, तो यहां पर अपना एक मेटाफर का सेंस है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, तो उसने कहा कि आशा जो है प्राइम एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का सुप्रीम, एक्सीलेंस का मतलब होगा सर्वश्रेष्ठ, प्राइम प्रमुख, एक्सीलेंस श्रेष्ठ,
यानी मैं कहूँ सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है। आशा जो होती है एक व्यक्ति के जीवन में सर्वश्रेष्ठ होती है। कब से होती है लेकिन? राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से हो जाती है। वन इज बॉर्न, जब से उसका जन्म होता है। जिस दिन से व्यक्ति का जन्म होता है आशा उसके जीवन में तभी से श्रेष्ठ हो जाती है। आशा उसके जीवन में उसी समय से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए प्रश्न एक छोटा सा ये बन सकता है कि आशा एक व्यक्ति के जीवन में फ्रॉम विच डे, क्वेश्चन ये बन सकता है फ्रॉम विच डे hope is supreme in one's life। आशा एक व्यक्ति के जीवन में कब से सुप्रीम होती है, ठीक है सर्वश्रेष्ठ कब से होती है, या फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल। यदि इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीका से कह दूं तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि फ्रॉम विच डे, फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल। व्यक्ति कब से आशावादी होता है, तो लाइन क्या कह रही है, पंक्ति कहती है कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा सर्वश्रेष्ठ होती है। फ्रॉम द डे, उसी दिन से, वन इज बॉर्न, जब से व्यक्ति का जन्म होता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में आशा तब से ही महत्वपूर्ण हो जाती है जिस दिन उसका जन्म होता है। यानी जिस दिन उसका जन्म होगा उसी दिन से आशा उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी के साथ ये कविता का जो टेक्स्ट था वो पूरा होता है। अब मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चनों की जो बात की थी, पिछले एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन पर भी मैंने चर्चा किया था। अब हम जो इसके जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन पर हम नोट करते हैं क्या क्या प्रश्न जो हमने बात किए थे, जिनको मैंने केवल समझाया था, आपने लिखे नहीं थे, तो अब मैं उनको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसके थीम और मैसेज से लेकर के चलते हैं। तो आगे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। अब तो देखिए, यद्यपि और कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न है जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन समाहित होते हैं। तो प्रश्न है पहला कि व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम क्या है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। हम थीम से मतलब रखते हैं विषय वस्तु, यानी ये कविता किस विषय पर लिखी गई है, इस कविता के बारे में क्या कहा, मतलब किसके बारे में कहा गया है इस कविता के अंदर। तो देखिए, द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम इज दैट, यह है, इस कविता की विषय वस्तु यह है कि द वर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स, मानव, एनिमल्स, जानवर, और कहें तो एंड नेचर, पूरी प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति डिपेंड्स अपॉन होप, आशा पर निर्भर करती है। इस कविता में हमने यही पढ़ा कि ये संपूर्ण प्रकृति जो है, जिसके अंदर चाहे पक्षी की बात करें, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे हम ट्रीज की बात हुई थी, संपूर्ण प्रकृति आशा पर निर्भर करती है। फिर आशा के तो बहुत सारे नाम हैं, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से नाम दिया गया जैसे एक्सपेक्टेशन,
फ्यूचर रिलीवेंस, ये आशा के नाम थे। द मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, द मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, लेकिन बेनिफिक्शन का मतलब है ए डीड ऑफ चैरिटी, चैरिटी, ठीक है, दान का कार्य है। बट टू द पोइट, लेकिन कवि के लिए इट इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ से हमने दो प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं कि आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं, जो बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि कवि के अनुसार आशा क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि टू द पोएट होप, इट मतलब होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, ये आशा आत्मा का सृजन है। होप सस्टेन लाइफ, आशा जीवन को बनाती है। इट किल्स नेगेटिविटी, फिर हमने कहा था कि इसका हमारे लिए क्या महत्व है, मनुष्य के लिए आशा किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। तो ये किल्स नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता को समाप्त करती है। इन विच विच इज इनसाइड अस, जो निराशा यानी जो नकारात्मकता हमारे अंदर पड़ी हुई है, उस नकारात्मकता को ये समाप्त करती है। इट फिल्स अस विथ पीस, और ये हमारे अंदर शांति और स्थिरता, क्विटनेस, क्विटनेस का मतलब कहें तो शांति या स्थिरता प्रदान करती है। और हम अभी लास्ट स्टेंजा में पढ़े थे, होप इज प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक व्यक्ति के जीवन में प्राइम एक्सीलेंस होती है, सुप्रीम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। कब से होती है? फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से व्यक्ति पैदा होता है। तो ये तो इसके थीम की बात थी। अब थीम के बाद हमारा एक दूसरा जो महत्वपूर्ण सा प्रश्न बनता है, वो बनता है सेंट्रल आइडिया को लेकर के और मैसेज को लेकर के। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया और मैसेज, सेंट्रल आइडिया और थीम थोड़ा अंतर होता है। थीम तो क्या होता है, संपूर्ण विषय वस्तु होती है, जबकि सेंट्रल आइडिया के अंदर हम केवल और केवल उसका सार रूप, मतलब उसका केवल एसेंस लिखते हैं, सार लिखते हैं कि इसका कविता का कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। तो देखिए, थ्रू द पोइम, इस कविता के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से, दो बार लिख दिया है, द पोएट वांट्स टू से, ये कहना चाहता है कि दैट, कि ह्यूमन बीइंग, कि मानव, वर्ड्स, पक्षी, जानवर और प्रकृति, डिपेंड्स ऑन होप, यही तो कह रहा है। इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद में हमको ये पता लगता है कि इसमें इतना कहा गया कि हमें आशावादी रहना चाहिए। ये संपूर्ण प्रकृति है, वो आशा पर डिपेंड करती है, इसलिए हमें भी आशावादी रहना चाहिए। ये आशा हमारे जीवन को चलाती है, आशा के बिना जीवन नहीं चलता है। तो कहना चाहता है, इट रिमूव्स द नेगेटिव एंड ग्लूमी आइडियाज फ्रॉम अवर माइंड, यानी आशा जो होती है वो नकारात्मक विचारों को, उदासीन विचारों को, ग्लूमी का मतलब होता है उदासीन, इसका मतलब होता है उदासीन, निराशाजनक। ये आशा हमारे अंदर के उन नकारात्मक और उदासीन विचारों को हमारे मस्तिष्क से हटाती है। और इस कविता में कवि एक मैसेज देना चाहता है। देखो, मैसेज का भी आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, तो उसका आंसर भी यहीं से आपको मिल सकता है। इस कविता में एक मैसेज देना चाहता है, और मैसेज क्या देना चाहता है कि बी शुड बी होपफुल, हमें आशावादी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपकी होप जो कविता है इसमें से ये, और इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो जब मैंने आपको स्टेंजा पढ़ाया था उस समय उन प्रश्नों पर डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से ये हमारी पोएम यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात है मैं आपको एक बार पूरा रिव्यू करवा देता हूँ कि इस कविता के अंदर आपने क्या पढ़ा था। इस लास्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी क्लास जो आपने पढ़ी है अब तक, पूरा जो ये पोएम पढ़ी है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो देखो, हमने पढ़ा था कि
फर्स्ट जो स्टेंजा था, फर्स्ट स्टेंजा में उसने कहा था कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और उसके नाम क्या दिए गए हैं? किसी ने कहा सम टर्म इट एक्सपेक्टेशन, किसी ने इसको आशा कहा, किसी ने इसे फ्यूचर रिलेवेंस कहा, किसी ने इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहा। तो 2018 में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट नेम्स आर गिवन टू होप, आशा के क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया था, इसको मैंने डिस्कस किया था उस समय। फिर आगे कहा था, कवि कहता है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल, कवि ने कहा कि ये जो आशा है ये मेरे लिए तो आत्मा का सृजन है, चाहे लोगों ने इसको कुछ भी कहा हो। लोगों के अनुसार भले ही ये कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए ये आत्मा का सृजन है। तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार आशा क्या है। तो ये 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कहा था कि आशा जो होती है, आशा मेक अस फील प्लेजरसम एंड फिल्स विद एंथुजियाज्म, ये आशा हमारे अंदर जोश भर देती है, हमें आनंद महसूस करवाती है। आशा हमें आनंद महसूस करवाती है, हमारे अंदर की जो निराशा है उसको समाप्त कर देती है। यानी ये ग्लो मेक्स अस फ्रॉम फ्री आउट ऑफ बरीज, यानी ये आशा जो होती है हमें जीवन की चिंताओं से भी मुक्त करती है। और जब व्यक्ति जीवन की चिंताओं से मुक्त होता है, उसका चेहरा प्रदीप्त होता है, चमकने लग जाता है। उसने कहा इट किल्स द नेगेटिविटी, ये हमारे अंदर की निराशा को समाप्त, नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। फिल्स विद क्यूट एंड काम, यानी शांति और स्थिरता हमारे अंदर आत्म संतोष प्रदान करती है। तो हमने अगला जो प्रश्न पूछा था, एक तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, वो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप, या हाउ डज होप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, आशा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाती है। फिर हमने देखिए यहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन रहे हैं, उनको मैं समझा देता हूँ आपको एक करके कि क्या क्या प्रश्न और इसमें से बन सकते थे। तो देखिए, तो मैंने कहा इसमें से जो आपने पहले क्वेश्चन की बात की थी, फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी कि व्हाट नेम्स आर गिवन टू होप। फिर हमने दूसरे प्रश्न की बात की थी कि व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया था और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप, आशा का क्या कार्य है। अब बेटा देखो, ये जो प्रश्न है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को एक बार समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अब यहाँ फंक्शन पूछा, लेकिन ये पूछा जाए, अच्छा चलो इसका आंसर एक बार हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा कि आशा का काम क्या है। तो हमने पढ़ा था कि होप मेक्स अस फील प्लीजरसम, एक तो ये हमको आनंद महसूस करवाती है, ये हमें एंथुजियाज्म जोश से भर देती है, हमें संसार की चिंताओं से मुक्त करती है। फिर इसका और काम क्या था, फिर इसने एक काम था कि इट रिमूव्स द नेगेटिव आइडियाज फ्रॉम आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को ये दूर करती है और हमारे अंदर शांति और स्थिरता भर देती है।
ये इसके फंक्शन हो गए। लेकिन यदि इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि हाउ डज हॉप प्ले एंड important part in our life यानी हमारे जीवन में आशा किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभाती है, कैसे महत्वपूर्ण है या मैं ऐसे कह दूं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप, आशा का क्या कार्य है। तो ये तीनों प्रश्न जो होंगे वो है तो एक ही आंसर एक ही होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। आंसर एक ही होगा, क्या उसका फंक्शन है। ठीक है। अब एक प्रश्न और देखिए, अब यहाँ पर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा सकता है, यदि इसी प्रश्न को हाउ से पूछ ले जाए, हाउ डज hope make us feel pleasuresome। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हो गया कि आशा किस प्रकार से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा किस प्रकार से हमें आनंद महसूस करवाती है। अब सोचिए, आपने कविता में पढ़ा था कि कविता हम पढ़ रहे थे कि आशा हमको आनंद महसूस करवाती है। कैसे? ये हमारे जीवन की चिंताओं से हमें मुक्त करती है, ये अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। अब आप सोचिए, जब हमारे नकारात्मक विचार अंदर से दूर हो जाएंगे, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर पड़ी हुई है, वो नेगेटिविटी जब समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रसन्न होगा। जब उसके when one becomes free the bridge of life, जब व्यक्ति जीवन की चिंताओं से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो फिर वो कैसा महसूस करेगा। तो आशा हमको आनंद कैसे देती है, ठीक है, किस प्रकार से इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द ब्रिज ऑफ लाइफ, ये हमें अपनी जीवन की जो चिंता है उनसे मुक्त कर देती है और इस प्रकार से ये हमें आनंद महसूस करवाती है। ठीक है। तो एक प्रश्न ये यहाँ से बना था। फिर हमने पक्षियों के संदर्भ में बात की थी। अब यदि बात ऐसे किया जाए कि एक प्रश्न और यदि पूछा जाए कि why do the words या मैं इसको पूछूं हाउ से, हाउ डज होप important for the words teach and bird। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि आशा जो होती है पक्षियों के लिए किस प्रकार से, पेड़ों के लिए और एक कली के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है। अब वहाँ पर हमने अलग अलग प्रश्नों की बात की थी। तो देखिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो जब हमने पक्षियों की बात की थी तो होप प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन बर्ड्स लाइफ, पक्षियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार से कि आशा होती है जो एक पक्षी को इंस्पायर ए बर्ड टू कम आउट फ्रॉम हिज होम, उसे घर से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में है। एंड
In the a bird comes out from his nest, from his home, in the hope that he will get something to eat for his young ones, कि वह अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ प्राप्त कर लेगा, एंड फाइंड सम मटेरियल टू बिल्ड हिज हाउस, और अपना घर बनाने के लिए वो कुछ उसको सामान मिल जाएगा, इस उम्मीद के साथ में। फिर ट्री के संबंध में हमने बात की थी, तो कवि ने कहा कि इट इज द होप, ये आशा ही तो होती है, जो आशा एक पेड़ को प्रेरित करती है किस बात के लिए? ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स इन द होप दैट समडे दे विल लेडन विद ग्रीन व्हीच। ऐसा कहा था कि ये आशा ही तो होती है जो एक पेड़ को इस बात के लिए प्रेरित करती है, यानी वृक्ष जो होते हैं इस उम्मीद के साथ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि एक दिन उनमें नए पत्तियां आ जाएंगी, उन्हें वो हरे भरे रंग से ढक जाएगा। तो पक्षी कुल मिलाकर के हम पेड़ों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होती है। फिर हमने बड़ की बात की थी, बड़ का मतलब होता है कली। कली के संदर्भ में जब बात की थी तो हमने कहा कि आशा एक कली को उसकी डाली से चिपकाए रखती है। ए बर्ड स्टेज ऑन द ब्रांच, एक कली अपनी डाल से चिपकी रहती है, लगी रहती है, इन द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट समडे इट विल बी ब्लूजम, एक दिन ये खिल जाएगी, ये फूल बन जाएगा। और इस प्रकार से ये तीनों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ से कहा गया था, फिर आगे हम जब चले थे तो उसने कहा था कि इनलाइटन्स, ये जो आशा होती है हमारे जीवन में क्या करती है? इनलाइटन्स और ग्लूमी थॉरोफियर, हमारे जीवन के जो आम रास्ते हैं, हमारे जीवन के जो रास्ते हैं उनको ये इनलाइटन्स करती है, प्रकाशित करती है। यानी जो बात हम पहले कर चुके हैं उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि आशा हमारे जीवन में इनलाइटन्स करती है, जो हमारी आत्मा पर अंधेरा पड़ा हुआ है, जो निराशा पड़ी हुई है, उस निराशा को हमसे दूर कर देती है। और फिर हम अंतिम लाइन में पढ़ रहे थे कि होप इज द डेरिवेटिव ऑफ लाइफ। तो वहां से मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज लाइफ। अगला जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार आशा क्या है? तो कवि के अनुसार आशा क्या है? आशा डेरिवेटिव ऑफ लाइफ है, यानी एक ऐसा कार्य, आशा जिसे हम आशा कहते हैं, उसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव व्युत्पन्न है। तो हम लाइफ को कह सकते हैं कि जीवन जो है वो आशा से निकला हुआ है, वो आशा का डेरिवेटिव है, ठीक है। और फिर लास्ट में उसने एक लास्ट पंक्ति कही थी कि होप इज सुप्रीम इन वंस लाइफ, व्यक्ति के जीवन में आशा सुप्रीम होती है फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, उसी दिन से सुप्रीम हो जाती है जिस दिन से उसका जन्म होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से कुछ प्रश्न इसमें से बनते हैं। प्रत्येक स्टेंजा में मैंने इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एक बार हमने फिर से इसको रिव्यू किया, और उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। और इस कविता के बाद हम अगली कविता की ओर आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो नेक्स्ट पोइम आती है द 7 एजेज ऑफ मैन होगी। और आज की क्लास में इतना ही, और 7 एजेज ऑफ पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।